Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I'm currently running a series on constitutional law for CLAT PG and UGC NET aspirants. I hope you have watched some of the videos and subscribed to my YouTube channel. Today, I'm starting a new series on important judgments for CLAT PG 2025 attempt and UGC NET December 2024 attempt. So, welcome to my new series on my YouTube channel. The first judgment that we're going to start with is a constitutional law judgment, and it's Ganpat at the rate Ganpat versus State of Uttar Pradesh. इसको हम कभी कदार एट द रेट भी बोलते हैं और कभी कदार अलायस भी बोलते हैं. दैट इज अप टू यू. ओके, सो लेट्स बिगिन. नाउ this case is of Supreme Court of India. Okay, and quorum का मतलब होता है number of judges that sat on the bench and decided the case. बेंच में आपका नेम ऑफ द जजेस आता है, राइट, एंड लास्ट वी हैव द डेट ऑफ द जजमेंट. 16 फरवरी 2024 को ये जजमेंट दी गई थी. नाउ हियर यू नीड टू रिमेंबर, ये स्पेशली क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए है. क्लैट पीजी के पेपर में यूजुअली बेंच में जजेस के नाम पूछ लिए जाते हैं कि बताओ कि इस पर्टिकुलर जजमेंट में कौन कौन से जजेस ने ये जजमेंट दिया था. इनफैक्ट देयर वाज अ पेपर जिसमें एक केस का साइटेशन भी पूछ लिया था उन्होंने, विच इज़ क्वाइट अनरीजनेबल. यू कैन नॉट रिमेंबर अ साइटेशन, बट द थिंग इज़ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो ये स्लाइड मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बनाई है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाए, ठीक है. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, देन योर एंटायर जजमेंट, whatever judgment we're covering in the video would be covered. You will not have to look anywhere else for anything. Okay, so I'm making a wholesome video series जहाँ पे आपको सारे के सारे मोस्ट जितना पॉसिबल है मेरे लिए मैं उतने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और इम्पॉर्टेंट, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हाई कोर्ट में भी जाएंगे हम. हाई कोर्ट के जजमेंट्स ऐसे पूछते नहीं हैं, बट ज़रूरत पड़ेगी तो जाएंगे, और मैं वो सारे जजमेंट्स कवर करने की कोशिश करूँगा बिफोर योर क्लैट एग्जाम एंड यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट. राइट, कमिंग बैक टू द जजमेंट नाउ. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, 2 जजेस हैं, इसमें बेंच है जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी. ठीक है, डेट ऑफ जजमेंट है 16 फरवरी 2024. अब ज़रा आते हैं कुछ फैक्ट्स ऑफ द केस में. फैक्ट्स ऑफ द केस में कुछ खास नहीं है. बेसिकली क्या हुआ, देयर इज अ पिटिशनर हु हैज़ इन्वोक्ड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नाउ व्हाई हैज़ ही इन्वोक्ड आर्टिकल 32? उसने क्या हुआ, उसने हाई कोर्ट में उसकी एक अपील पेंडिंग है, उसकी एक क्रिमिनल अपील है, वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है. ठीक है, अब ये क्रिमिनल अपील अभी तक लिस्ट नहीं हुई है. लिस्टिंग समझ में आता है आपको, मतलब हियरिंग के लिए डेट डिसाइड नहीं हुआ है इसका. तो पिटिशनर ने आर्टिकल 32 इन्वोक किया है. आर्टिकल 32 इज रिट पिटिशंस, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट. आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है आपकी एक, और ये इन्वोक किया गया है ऑन द ग्राउंड कि मेरा एक्सपीडिशियस डिस्पोजल किया जाए क्रिमिनल अपील जो हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है, और ये एक्सपीडिशियस पिटिशन एक्सपीडिशियसली डिस्पोज नहीं किया जाने के कारण मेरा आर्टिकल 21 वायलेट कर रहा है सच एंड सच हाई कोर्ट. ठीक है, देयरफॉर ही हैज कम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग what is he seeking? He is seeking a writ in the nature of mandamus. Now what is mandamus? mandamus इसका बेसिकली मतलब होता है कमांड. ये मैं आपको बता रहा हूँ लिटरल मीनिंग. और रिट ऑफ मैंडमस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली एक कोर्ट इशू करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही इशू कर सकता है. देयर आर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इन इंडिया, वन इज सुप्रीम कोर्ट एंड अदर आर द हाई कोर्ट्स. ठीक है, तो रिट ऑफ मैंडमस में बेसिकली क्या होता है, द कोर्ट इन्फोर्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय पब्लिक अथॉरिटीज फॉर ऑल काइंड्स. ठीक है, सो ऑर्डर टू परफॉर्म टू पब्लिक अथॉरिटीज़ ओनली. ठीक है, ये ध्यान रखना एक चीज़, सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज़ की बात की जा रही है और कुछ भी नहीं, सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज़ की बात की जा रही है. ओके, सो दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द केस. नाउ लेट अस कम टू द इश्यूज ऑफ द केस.
अब यहाँ पे दो इश्यूज फ्रेम हुए हैं, whether the Supreme Court holds any supervisory authority over the high courts in India and whether the Supreme Court can direct the high court to expeditiously dispose of his criminal appeal of the petitioner pending before that high court, right? पहले हम इशू 1 को डिस्कस करेंगे, फिर इशू 2 को डिस्कस करेंगे. इट्स अ वेरी सिंपल एंड प्लेन जजमेंट, ज़्यादा दिमाग यहाँ पे हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो सबसे पहला जो इशू है उसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, देखो एक हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 227, ये नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने आपके लिए डाल भी रखा है. आर्टिकल 227 एक बार पढ़ो. एवरी हाई कोर्ट शैल हैव सुपर इंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स थ्रू आउट द टेरिटरीज इन रिलेशन टू विच इट एक्सरसाइजेज जुरिस्डिक्शन. ठीक है, 227 का सिर्फ क्लॉज 1 हमें समझने की ज़रूरत है. क्लॉज 1 बेसिकली क्या कह रहा है, हाई कोर्ट का जितना भी टेरिटरी में जितना भी उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर में जितने भी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स आते हैं वो सारे के सारे हाई कोर्ट के सुपर इंटेंडेंस में होंगे. सुपर इंटेंडेंस का मतलब क्या हो गया, बेसिकली दैट द हाई कोर्ट कैन ऑर्डर देम टू डू द फॉलोइंग: call for returns from such courts, make and issue general rules prescribing for regulating the practice and proceedings of such courts, prescribe forms in which books, entries and accounts shall be kept by the officers of such courts. ठीक है, तो सुपर इंटेंडेंस का मतलब बेसिकली हो गया एक सुपर एडवाइजरी पावर है उसके पास, उसके ऊपर वो एक कंट्रोल रखता है हाई कोर्ट. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कमिंग बैक टू द जजमेंट नाउ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में कहा है कि जैसा आर्टिकल 27 एक दे रखा है रिगार्डिंग हाई कोर्ट्स एंड द लोअर कोर्ट्स, ऐसा कोई भी प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता है इन द पार्ट 5 चैप्टर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. पार्ट 5 चैप्टर 4 क्या है, इट इज़ टाइटल्ड यूनियन जुडिशरी. दिस इज इंपॉर्टेंट हियर नाउ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर. यूनियन जुडिशरी जो है पार्ट 5 चैप्टर 4 में है. ठीक है, तो ऐसा कोई भी जैसा आर्टिकल 27 के नेचर का कोई भी प्रोविज़न एग्जिस्ट नहीं करता है इस चैप्टर में. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है, कोई सुपरवाइजरी या सुपरविजन पावर नहीं है ओवर दी हाई कोर्ट्स. ठीक है, हाई कोर्ट के ऊपर कोई भी सुपरवाइजरी पावर नहीं है. एंड देयरफॉर the Supreme Court has said that it cannot issue a writ of mandamus asking the High Court to dispose of or list the matter urgently. It is purely a decision of the High Court. ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड इशू पे. सेकेंड इशू में आपका आर्टिकल 12 का इशू आता है. अगर आपने मेरा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का लेक्चर देखा हो तो उसमें पहला वीडियो आर्टिकल 12 के ऊपर है. अगर नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, कृपया जाके उसे देखिए और आर्टिकल 12 स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ लीजिए और ये जजमेंट आपका 100% हो जाएगा. ये निलय कुमार की गारंटी है. राइट, कमिंग बैक टू द जजमेंट नाउ. सेकेंड इशू में क्या है, सेकेंड इशू में कोर्ट ने नरेश श्रीधर मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस को रेफर किया है. इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, ये बोला था दैट जुडिशरी इज नॉट स्टेट अंडर आर्टिकल 12 अनलेस इट इज एक्सरसाइजिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सच एज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एट्सेट्रा. ठीक है, अब देखो एक जुडिशरी के पास दो पावर्स होती है, एक जुडिशियल पावर्स होती हैं और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं. ठीक है, जब जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एक्सरसाइज कर रही होती है तब वो स्टेट के दायरे में आती है अंडर आर्टिकल 12. जब वो जुडिशियल फंक्शंस अपने कर रही होती है या जुडिशियल पावर्स जो है एक्सरसाइज कर रही होती है तब वो स्टेट के दायरे में नहीं आता है. इसीलिए हम ये बोलते हैं कि अगर आपके खिलाफ कुछ आप मान लो एक जजमेंट आई है, यू आर वन ऑफ द पार्टीज, ये जजमेंट आपके फेवर में नहीं है, यू लॉस्ट द केस. ना यू लॉस द केस, तो आप ये जाके क्लेम नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 32 का पिटिशन प्रेजेंट करके कि हाई कोर्ट ने मेरा केस मैं हार गया और उसके कारण मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है. यू कैन नॉट डू दैट. ठीक है, यही चीज़ नरेश श्रीधर मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बोली गई थी दैट जुडिशरी इज नॉट स्टेट अनलेस इट इज एक्सरसाइजिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सच एज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एट्सेट्रा. A judicial decision rendered by a judge of competent jurisdiction in or in relation to a matter brought before him does not infringe the fundamental right of the petitioner. Right? एक important चीज़ है यहाँ पे, competent jurisdiction होना चाहिए.
आप आर्टिकल 32 में अगर जा रहे हो तो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे. द ओनली थिंग इज कोर्ट कैन नॉट वायलेट योर फंडामेंटल राइट बाय गिविंग अ जजमेंट, बाय गिविंग अ जुडिशियल डिसीजन. ठीक है. The court in the present case observed that if priority has not been given to the petitioner's criminal appeal by the High Court for early hearing, for whatever reason, the court is not even asking the High Court to give the reason, because there is a clear distinction. There is a clear distinction of powers between the High Court and the Supreme Court, and that has to be maintained. Okay. If priority has not been given to the petitioner's criminal appeal by the High Court for early hearing, then the same is also part of the judicial process, and therefore he cannot, the judgment cannot be made amenable to a challenge in writ petition under Article 32, citing breach of Article 21. Right? This is very important to understand. Okay? This is very important for you to understand कि आर्टिकल 32 आप ऐसे ही फाइल नहीं कर सकते. सो लेट अस नाउ सी व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द केस. द कोर्ट हैज डिसमिस्ड द petitioner's petition on two grounds. First, the Constitution does not have any provision which provides that the Supreme Court has supervisory powers over the High Courts. There is no such provision. In fact, Supreme Court और High Court को equally माना जाता है. सिर्फ आर्टिकल 141 में माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिक्लेयर करता है वो लॉ बन जाता है और लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है, एंड देयरफॉर ऑल द हाई कोर्ट्स हैव टू फॉल इन लाइन विद दैट जजमेंट. ठीक है. लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हायरार्की में नीचे है और सुप्रीम कोर्ट हायरार्की में ऊपर है. ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है. दोनों की पावर्स को इक्वली ही माना जाता है. दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, दोनों के पास कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर है. ठीक है. Then we have the second reason, the High Court not giving priority to the criminal appeal of the petitioner falls under the judicial powers of the High Court, and therefore the petitioner cannot approach the Supreme Court under Article 32, citing violation of right to life under Article 21. So these were the two reasons on which the Supreme Court dismissed the petition. So your conclusion is the petition was dismissed. Okay. Now, one interesting thing that will be there in each and every video of mine in this series, that is, once we are done with the judgment, I am going to tell you what important topics you have to read which are related to the judgment, and these topics are highly probable that they will appear in your CLAT PG 2025 and UGC NET December 2024 paper. Okay. First thing, यहाँ पे आर्टिकल 12 काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है. नरेश श्रीधर मिराजकर का कॉन्सेप्ट का जजमेंट यूज़ किया गया है. ठीक है. तो इसमें आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, इज़ जुडिशरी स्टेट और नॉट. ठीक है. इज़ जुडिशरी स्टेट और नॉट, ये वाला पार्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. उसके बाद आपको नरेश श्रीधर मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और AR अंतुले वर्सेस RS नायक, दोनों में इस जुडिशरी स्टेट और नॉट के बारे में डीप में डिस्कशन की गई है. कृपया इन दोनों जजमेंट्स को पढ़ ले. ठीक है. और ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स को समझने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं आर्टिकल 12. एक वीडियो है आर्टिकल 12 और एक वीडियो है इस जुडिशरी स्टेट और नॉट. ये 2 वीडियोज़ हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सीरीज़ में. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सीरीज़ आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है. कृपया उसको क्लिक करें और जाके ये वीडियो देखें. आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. एंड फाइनली आर्टिकल 32 पढ़ना बहुत ज़रूरी है. आर्टिकल 227 पढ़ना बहुत ज़रूरी है. और इसके रिगार्डिंग अगर आपको VN शुक्ला जैसी टेक्स्ट बुक में या MP जैन जैसी टेक्स्ट बुक में कोई भी लैंडमार्क जजमेंट मिलती है तो उसको बस रीड कर लें. देयर इज़ नो नीड टू गो इन डिटेल इन दिस. बट आर्टिकल 32 और आर्टिकल 227 जो प्रोविज़न है इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लें. So this is it for this video. I hope you like this video. Please like and share my video and subscribe to my YouTube channel. I am working really hard to give you maximum material so that you do not have to join any expensive coaching centers for your CLAT PG preparation or UGC NET preparation.
whatever I'm giving you is free of cost. The only thing that I'm asking is for you to study properly and like and share my video and subscribe to my YouTube channel. So I will see you in the next video. Also, please refer to my constitutional law series videos for better understanding of the judgments. Goodbye.